हेलो एवरीवन, 4 जून करेंटली। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब करो एंड अटेंडेंस मैंडेटरी है। कमेंट सेक्शन में जाइए एंड अटेंडेंस लगाइए। अगर आप न्यू हो तो आज से ही शुरू कर दीजिए एंड जो ऑलरेडी फॉलो करें उनके लिए तो कोई बात ही नहीं। टोटल 6 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे एंड वन मोर कंपोनेंट जो ऑलरेडी मैं पहले करंटली में इंक्लूड करके रखता था, दैट इज मेंस एनरिचमेंट पार्ट, जिसमें डेटा अच्छा या अच्छा केस स्टडी एग्जाम्पल मुझे दिखता था तो मैं बच्चों को बता देता था कि सब्जेक्ट के किस मतलब मेन सिलेबस में कहाँ आप उसे अप्लाई कर सकते हो। स्पेशली 2027 2028 एस्पिरेंट जिनके पास मतलब जिन्होंने शुरुआत ही किया है तो उनको अभी समय लगेगा इन चीज़ों को समझने में, बट आई विल टेल यू कि कहाँ से आप अपने आंसर्स को और बेटर बना सकते हो अच्छे एग्जाम्पल्स से, स्पेशली जो न्यूज़पेपर्स हैं या अच्छे वेबसाइट्स हैं जैसे द बेटर इंडिया, इन सबको यूज करके। ठीक है, ये मेरा काम है, बस आपको क्या करना है, जॉट डाउन करना है। फर्स्ट आर्टिकल पीआईबी से है, डार्क पैटर्न्स। ये न्यूज में है, क्या है कैसे है सब बताऊंगा। आप एक बार इस क्वेश्चन को देखो, ग्रीन वॉशिंग, और पूछ रहा है इसको डिस्क्राइब करना है। यूपीएससी में ये पूछा था, आई थिंक 24 या 23 में पूछा है, ठीक है, या 25 में, मतलब रिसेंट 2-3 सालों में पूछा है, एग्जैक्ट ईयर मुझे याद नहीं आ रहा। अब ऐसे टर्म्स जो है ना इस पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं एंड यू नो दैट सीसीपीए, दैट इज सेंट्रल जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, ये लास्ट 2 ईयर से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे लगातार पेनल्टीज लगा रही है फॉर मिसलीडिंग या जो जिस तरह से वो एडवर्टाइज करते हैं। ठीक है, तो उसी के कंटेक्स्ट में डार्क पैटर्न वर्ड जो है वो न्यूज में चल रहा है और पीआईबी में ये पब्लिश हुआ, तो मैं सारी चीजें बताऊंगा। लेट अस मूव टू द आर्टिकल। सो कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट है ना, उस पर सीसीपीए ने पेनल्टी लगाई है, डार्क पैटर्न जो है वो यूज कर रहे थे। अब डार्क पैटर्न क्या होता है मैं अच्छे से बताऊंगा, इसके जो डिफरेंट तरीके हैं मतलब कि इस तरह से मिसलीड करने का, वो भी मैं बताऊंगा एक एक करके विद एग्जांपल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डार्क पैटर्न्स होता क्या है, सो ध्यान से सुनना, बस ध्यान से सुनना। डार्क पैटर्न्स का सिंपल मतलब है कि आप किसी ऐप पर या किसी वेबसाइट पे जाते हो और ये ऐप या ये वेबसाइट क्या करता है, ट्रिक से आपसे वो चीजें करवाता है, जैसे फॉर एग्जांपल मनी स्पेंड करवाना जबरदस्ती का, या आपके प्राइवेट डेटा आपसे फोर्सफुली वो चाहता है, मतलब आपसे ले लेता है, तो जो आप नहीं करना चाहते हो वो आपसे करवाता है, तो इसी को डार्क पैटर्न्स कहते हैं और इसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो कि पीआईबी में पब्लिश हुआ है। सो फर्स्ट फॉर्म इज बास्केट स्नीकिंग। ठीक है, समझ के डार्क पैटर्न क्या है या पैटर्न्स क्या है, कि सिंपली जो आप नहीं करना चाहते हो इन एप्स या वेबसाइट पे वो आपसे करवाते हैं, जिसमें पैसे आपसे स्पेंड करवाना एक्स्ट्रा, या जो है आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आपसे लेना। सो डिफरेंट पैटर्न्स में पहला है बास्केट स्नीकिंग। देखो क्या होता है कि आप कोई स्विगी जोमेटो पे जाओ, मैं इन कंपनी को डिमीन नहीं कर रहा हूँ, बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि ये कॉमन कंपनीज है। अब क्या होता है ना कि आप जस्ट सपोज आपका कोई भी फेवरेट खाना आपने ऑर्डर किया 50 रुपए का, नहीं बहुत कम हो गया, आजकल कुछ नहीं मिलता, 200 रुपए का। अब वो क्या करते हैं 10 रुपए एक्स्ट्रा चटनी का ऐड कर देते हैं ऑटोमेटिकली, या सैलड का एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। तो द पॉइंट इज ये आपके मर्जी से भी नहीं हुआ, उन्होंने ऐड कर दिया और 220 का बिल बना दिया, तो इसको कहते हैं बास्केट स्नीकिंग। समझ गए, ऑटोमेटिकली जो है चीजें ऐड की जा रही है और उसके लिए एक्स्ट्रा आपको पैसे देना पड़ता है। जैसे उसमें एक एग्जांपल डोनेशन का भी है कि आपको बच्चों के पढ़ाई के लिए, ऑर्फनेज के लिए, ओल्ड एज होम्स के लिए हम 10 रुपए एक्स्ट्रा आपके ऊपर चार्ज कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी डिस्क्रिप्शन ली ही नहीं जा रही, ठीक है, अपने मन से ऐड कर दिया, बाद में हम उसे रिमूव कर सकते हैं, बट ऐड तो कर दिया ना अपने मन से, शुरू में ही डिस्क्रिप्शन ले लेनी थी। देन वी हैव कंफर्म सेमिंग। कंफर्म सेमिंग का सिंपल मतलब होता है कि आपको ना, जैसे कि बोला जाता है कि क्या आप ये भी नहीं कर सकते हो, इनके लिए जो भी वल्नरेबल सेक्शन है उनके लिए आपको ऐसे किया जाता है कि डोंट यू वांट टू हेल्प चिल्ड्रेन, तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज आपसे ले लिया जाता है। तो ये हो गया कंफर्म सेमिंग, दैट इज गिल्ट और इमोशनल प्रेशर जो आपके ऊपर बनाया जाता है। देन फोर्स्ड एक्शन। फोर्स्ड एक्शन का सिंपल मतलब है कि जस्ट सपोज आप फ्री में एक टेस्ट सीरीज किसी कोचिंग का लेना चाहते हो, तो वो आपसे आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन लेगा, तभी आपको वो अवेल आप कर पाओगे, तो दिस इज फोर्स्ड एक्शन का अच्छा एग्जांपल। देन इंटरफेस इंटरफेरेंस, ये मैं अच्छे से समझा देता हूँ। एक चीज समझो कि एक ऐप है जिसपे आप गए और पूरा ऐप जो है मतलब जो उसका होम पेज है उस पर ये एक बैनर लगा हुआ है और इंटेंशनली इसे शो किया जा रहा है और आपको ये देखना नहीं है, ऐप में किसी और चीज पे आपको जाना है, और इसके साथ साथ एक छोटा सा कैंसिल का यहाँ बटन डाला है। ठीक है, तो ये नॉर्मली दिखता नहीं है, कोने में होता है, इंटेंशनली आपको कुछ दिखाया जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं इंटरफेस इंटरफेरेंस उस ऐप या वेबसाइट पे। वन ऑप्शन मेड विजुअली डोमिनेट ओवर अनदर। एंड देन वी हैव ट्रिक क्वेश्चन। ट्रिक क्वेश्चन बेसिकली क्या है कि आपको घुमा फिरा के आपका कंसेंट ले लिया जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। ठीक है, कंफ्यूजिंग और मिसलीडिंग वर्डिंग यूज्ड टू ऑब्टेन कंसेंट। देन फॉल्स अर्जेंसी, आर्टिफिशियल स्कैरसिटी और टाइम प्रेशर, जैसे फॉर एग्जांपल दिखाता है, आप इंस्टामार्ट पे जाओ तो 4 पीसेस अवेलेबल या 2 सीट्स अवेलेबल, इस तरह का जो तरीका होता है, इसको बोलते हैं फॉल्स अर्जेंसी। एंड देन सब्सक्रिप्शन ट्रैप। सब्सक्रिप्शन ट्रैप का तो मैं भुक्तभोगी हूं, मैं खुद बोलूंगा। जैसे किसी एक पार्टिकुलर डिजिटल सर्विस को मैंने सॉफ्टवेयर मैंने खरीदा, अब उसका एक बार पेमेंट कर दिया तो नेक्स्ट टाइम वो अपने आप पेमेंट हो जाता है, मेरी जो है ना सहमति, मेरी डिस्क्रिप्शन ली भी नहीं जाती है। जब तक आप जाके जो जहां से आपका मतलब पैसे कट रहे हैं वहां जाके आप नहीं ये करोगे, अनसब्सक्राइब नहीं करोगे, तब तक वो पैसे कटते रहेंगे। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर जो हम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं उनमें तो उसका तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल ये है। सो ये कीवर्ड्स हैं, उसके एग्जांपल्स हैं, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। बास्केट स्नीकिंग, कंफर्म सेमिंग, फोर्स एक्शन, इंटरफेस इंटरफेरेंस, ट्रिक क्वेश्चन, फॉल्स अर्जेंसी एंड सब्सक्रिप्शन ट्रैप।
दीज आर द फॉर्म्स ऑफ डार्क पैटर्न्स, और इसी के बेसिस पे सीसीपीए जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है वो पेनल्टी लगा रही है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे, और ये लगातार 2 साल से न्यूज में, तो यू कैन एक्सपेक्ट यूपीएससी इस पे एक बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन बना दे। और ये एक तरह से आपके राइट टू इंफॉर्मेशन आर्टिकल 19(1)(a) को वायलेट करता है। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखना, राइट टू इंफॉर्मेशन, इसको ये वायलेट कर रहा है। अब हम देख लेते हैं एक रेगुलेटरी बॉडी, दैट इज सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सीसीपीए, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 सेक्शन 10 में इसके बारे में दिया हुआ है। सो स्टैट्यूटरी स्टेटस इसको मिला है, और रेगुलेट क्या करता है कि किस तरह से वो कंज्यूमर के हित का, इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन कर पाए। अब इसका कंपोजिशन सिंपल है, एक चीफ कमिश्नर एंड अप टू 2 कमिश्नर्स हो सकते हैं। एक चीफ कमिश्नर को तो होना है, उसके साथ साथ 2 मैक्सिमम 2 कमिश्नर्स हो सकते हैं। और एलिजिबिलिटी क्या होती है उनके मतलब की अपॉइंटमेंट की, तो एक्सपर्टीज इन कंज्यूमर अफेयर्स, लॉ, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, इंडस्ट्री, पब्लिक, ये बहुत बेसिक चीज है, इसमें बताने की चीज नहीं है। बट जो टेन्योर होता है ना कमिश्नर, चीफ कमिश्नर या जो कमिश्नर्स होते हैं, 5 इयर्स का मैक्सिमम हो सकता है, या 65 इयर्स ऑफ उनका एज अगर वो अटेंड कर लेते हैं तो जो भी पहले होगा उस हिसाब से उनको रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। ठीक है, पावर्स क्या है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को कुछ पावर्स दी गई है। सुओ मोटो इंक्वायरी वो करती है, रिकॉल करती है जो अनसेफ गुड एंड सर्विसेज हैं, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को विड्रॉ करती है, पेनल्टीज इंपोज करती है, ठीक है, एंड प्रोटेक्ट करती है। अल्टीमेटली कंज्यूमर्स के जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करती है, मतलब एज अ सेवियर ये काम करती है। समझ गए ये पूरा आर्टिकल, कुछ इसमें दिक्कत तो नहीं है। और मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जो आज नोट्स बनाओगे, जैसे स्क्रीनशॉट लेके इस भाई ने बनाया था, मुझे भेजा था, लेट मी शो यू दिस। कल का 3 जून का जाओ वीडियो देखो, शुरू के 5-7 मिनट्स में मैंने अच्छे से बताया कि कैसे करेंटली को यूज करते हुए आप नोट्स बना सकते हो। अब इसमें मैं एक और कंपोनेंट आज मेंस वाला ऐड करूंगा, दैट इज अनदर थिंग। फर्स्ट थिंग इज हम कैसे प्रीलिम्स स्पेसिफिक नोट्स बना सकते हैं। तो इनको जो मैंने बोला स्क्रीनशॉट लेके रख लो, इन्होंने रख लिया। तो 3 टॉपिक्स 4 टॉपिक्स विद इन 1 पेज, और एक बच्चे ने तो हैंड रिटन नोट्स बनाए, ये तो मतलब और भी मुझे अच्छा लगा। और हैंड रिटन नोट्स में क्या होता है, चीजें याद रहती है, बट अगर आपको डिजिटल फॉर्म में ही करना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और वो अपने हिसाब से वैल्यू एडिशन कर लो। अब हम आते हैं आज का जो ये पहला आर्टिकल, इसमें क्या हमें रखना है, तो दिस पोर्शन शुड गो विद इन अस, मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, या इससे नोट्स बना लो। एक राइट टू इन्फॉर्मेशन ऐड कर लेना कि राइट टू इन्फॉर्मेशन आर्टिकल 19(1)(a) को वायलेट करता है, इसीलिए पेनल्टी लगाई जाती है। ठीक है, मतलब वन ऑफ द बेसिस है वैसे कंज्यूमर के राइट्स का प्रोटेक्शन करना है सीसीपीए को। सो दिस वाज द फर्स्ट आर्टिकल, ये थोड़ा टाइम टेकिंग था। हम दूसरे आर्टिकल पे आते हैं, बहुत सिंपल है, लास्ट 7-8 मंथ से ये लगातार न्यूज में है, और उसी में एक नया अपडेशन आया है। जब तक डोनाल्ड ट्रंप रहेंगे अमेरिका के प्रेसिडेंट, तब तक ये चीजें चलती रहेगी, उनकी स्ट्रैटेजी स्पष्ट मुझे दिख रही है। सो यूएसए जो है वो 12.5% जो है टैरिफ जो है लगाने वाला है 53+1 कंट्री, कहीं कहीं मैंने 59 कंट्रीज पढ़ा है, बट अभी के लिए द हिंदू में 53+1 कंट्री, दैट इज आवर कंट्री। ठीक है, 12.5% टैरिफ लगाने वाला है। अब मैं इसके लिए थोड़ा सा पहले बेसिक्स बता देता हूँ, ध्यान से सुनना, कोई नया है ना बच्चा 27 का एस्पायरेंट जो भी है उसके लिए। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप इंडिया पे 25% टैरिफ लगाते हैं, अगस्त सितंबर 2025 की बात है, जो कि रेसिप्रोकल टैरिफ था। और 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाते हैं इंडिया पे, क्योंकि हम रशिया से ऑयल खरीद रहे थे, और रशिया अकॉर्डिंग टू यूएसए यूक्रेन में किलिंग्स कर रहा है, तो इंडिया वाज फंडिंग किलिंग्स इन यूक्रेन, जो मतलब कि ये मतलब इंडिया पे आरोप लगाया यूएसए ने। तो 50% टोटल टैरिफ हमारे ऊपर लग रहा था। फिर क्या होता है, ट्रेड डील को लेकर निगोशिएशंस इंडिया और यूएसए के बीच चल रही होती है, तो एकदम से डिसीजन लिया जाता है कि मतलब इंडियन साइड से ये आता है कि भारत जो है ना अब 500 बिलियन की चीजें बाय 2030 इंपोर्ट करेगी यूएसए से, मतलब प्रोडक्ट्स खरीदेंगी, ठीक है, कुछ सेक्टर्स में, प्लस रशियन ऑयल जो वो खरीद रही थी उस पर हॉल्ट लगा देती है। ये अनाउंसमेंट आता है दोनों साइड से, भारत का साथ बाद में आता है। तो यूएसए क्या करती है, इसके बाद जो 25% टैरिफ रशियन ऑयल खरीदने को लेकर था उसको हटा देती है, और जो रेसिप्रोकल टैरिफ था जो कि 25% लगाया था उसको घटा के 18% कर देती है। ठीक है, यहां तक हम आए। फिर इसके बाद क्या होता है कि यूएसए की जो फेडरल कोर्ट है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट, वो मानती है कि जो इंपोर्ट टैरिफ लगा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप या उनकी गवर्नमेंट, वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो सारा टैरिफ वो खत्म हो जाता है जो लग रहा था। लेकिन अगेन एक चैनल को यूज करते हुए, अपने पावर्स को यूज करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने लगभग सारी देशों पे 10% का टैरिफ लगाया, तो ये 10% जो है टैरिफ लग रहा था। ठीक है, एक तरह से यूनिफॉर्म टैरिफ था। अब जो है ना 12.5% टैरिफ ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया एंड 53 कंट्रीज जो है इन्होंने एक प्रपोजल दिया है, दैट इज यूएस का जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है। अब क्या यूज किया गया है, कौन सी लॉ यूज की गई है, ये न्यूज में सेक्शन 301 हर एक टेस्ट सीरीज में आपको दिखेगा। फ्रॉम लास्ट 7 years और 6 years आई एम लुकिंग एट दिस, आई मीन मैं देख रहा हूँ हर टेस्ट सीरीज में ही आता है। आज तक क्वेश्चन नहीं बना, बट आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। सो बेसिकली इसका पर्पज सिंपल है, यूनाइटेड स्टेट्स का जो है ट्रेड इंटरेस्ट वो मेंटेन हो सके, और फॉरेन कंट्री जो मतलब कि डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस से एक्सपोर्ट करी यूएसए में उसे रोक सके। तो यूएसए ने यूएस ट्रेड एक्ट 1974 लाया था और सेक्शन 301 लाया, मतलब इसी के अंदर है। तो पर्पज सिंपल है, यूनाइटेड स्टेट्स का जो ट्रेड है वो इंटरेस्ट जो है वो इंटैक्ट रहे। ठीक है, सो पॉइंट इज, अब इसमें एक्शंस क्या ली जाती है सेक्शन 301 के अंदर, टैरिफ लगाई जाती है, इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस बढ़ाई जाती है, सस्पेंशन ऑफ ट्रेड कंसेशंस ये भी बढ़ाई जाती है। अब ग्राउंड्स क्या है, यही सबसे बड़ा उलझन है।
अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये तो कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी किसी भी चीज को। आईपीआर वायलेशंस के लिए इंडिया को लगातार वॉच लिस्ट में रखा गया है। मार्केट एक्सेस बैरियर्स, ठीक है, जो इंडिया जैसी कंट्रीज नहीं देती है अकॉर्डिंग टू यूएसए। एंड लेबर रिलेटेड कंसर्न्स, इस बार तो ये भारत के साथ ये है कि ये लोग बोल रहे हैं कि हम फोर्स लेबर के थ्रू जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो जाके यूएसए में डंप करते हैं, तो इसको एक बेसिस बनाया गया। एंड दिस इज वेरी फनी, दिस इज एब्सर्ड। जैसे यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर है ना, उसी तरीके से मतलब किसी तरह से इंपोर्ट जो है ड्यूटी 12.5% 12.5% करनी है, तो कोई ना कोई बच्चों वाली बहाना ये एक्सक्यूज दे रहे हैं, ठीक है। तो फोर्स लेबर एक रीजन है जिसकी वजह से 12.5% टैरिफ लगाई जाएगी। तो हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब, उन्होंने बोला कि तुरंत ही बोला, ये जब न्यूज में आने लगा, सर्कुलेट होने लगा कि भारत पे 12.5% टैरिफ लगने वाला है, तो उन्होंने बोला कि हमारे जो है ट्रेड निगोशिएशंस, ऑब्वियसली यू गाइस नो कि इंडिया और यूएसए ट्रेड निगोशिएशंस कर रहा है, उसी ट्रेड निगोशिएशन का पार्ट था जिसमें भारत ने 500 बिलियन जो है प्रोडक्ट्स खरीदने का वादा किया, प्लस जो है यूएसए से ऑयल खरीदेगा और रशिया से हॉल्ट कर देगा जो ऑयल वो इंपोर्ट कर रहा था, ठीक है। तो पॉइंट इज सेक्शन 30 इन्वेस्टिगेशन में क्या किया जाता है, एक तरह से आप रेगुलेट कर रहे हो अदर कंट्रीज जो आपके साथ ट्रेड कर रही है, और उसके लिए आप कोई भी बहाना लगा देते हो। सिंपली मेरे हिसाब से मैं थोड़ा सा ऑफिशियल हो जाता हूँ कि यूएसए के इंटरेस्ट हित जो है वो वायलेट ना हो, ठीक है। तो फॉरेन जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस अप्लाई की जाती है कंट्रीज के द्वारा, उससे बचने के लिए। सो वैसे ही यूनिलेटरल होता है, और डब्ल्यूटीओ का जो मैकेनिज्म है आप उसको फॉलो नहीं करते हो, जो मोस्ट फेवर नेशन वाला प्रिंसिपल है उसे भी इस तरीके से ब्रीच करोगे। एंड जो सेटलमेंट बॉडी है, जो डब्ल्यूटीओ का मानना है कि निगोशिएशंस जो है ना बैठ के करना चाहिए, रादर यूनिलेटरल डिसीजन लेना चाहिए, तो वो भी आप एक तरह से वायलेट कर रहे हो। ऑलरेडी जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है डब्ल्यूटीओ का, उसको डिसफंक्शनल रखा गया है यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। सो ऑल टुगेदर ये पूरा मामला है सेक्शन 301 अंडर यूएस ट्रेड एक्ट। क्या है, क्या मतलब ग्राउंड्स होते हैं एक्शन लेने के, और इंडिया पे क्यों लग रहा है ये भी आपको मैंने बता दिया, और पूरा हिस्ट्री की किस तरह से टैरिफ लग रहे हैं, हट रहे हैं, वही आपको एक ओवरऑल आइडिया लग गया होगा। अब इस पार्टिकुलर आर्टिकल में आप इतना का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी ये बढ़ता घटता रहेगा, इसका कोई नहीं होने वाला, कुछ नहीं, मतलब ऐसे चलता रहेगा, देखते रहो, वो बस प्रेशर बनाते हैं, ठीक है। हाँ, चले हम आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इज स्टार्टअप इंडिया। देखो स्टार्टअप इंडिया ने 10 ईयर्स कंप्लीट मतलब होने वाला है, मतलब हो गया, इनफैक्ट 2016 से स्टार्ट हुआ तो 2025 में कंप्लीट हो गया। 10 साल का जो उसका एनालिसिस है और 10 साल का जो पॉजिटिव जो इम्पैक्ट पड़ा है उसकी वजह से, उसे इस पार्टिकुलर आर्टिकल में स्टडी किया गया। तो ये जो डेटा है ना स्टार्टअप इंडिया का, खास करके स्टार्टअप्स को लेकर इन इंडिया, उस पर हम इसको यूज करेंगे फॉर आवर मेंस वैल्यू एडिशन, ठीक है, GS3, ओके। इनोवेशन, ठीक है, मतलब हम जो एंटरप्रेन्योरशिप की इन सारे जो क्वेश्चंस इस तरह के थीम्स में बनते हैं, तो यहाँ हम अच्छे से यूज कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है व्हेन इट कम्स टू वॉल्यूम, ठीक है। 2.5 लाख के आसपास अभी नंबर ऑफ स्टार्टअप्स इंडिया में है। एंड 2016 में इट वाज अबाउट, आई विल हैव टू सी, इट वाज अबाउट आई थिंक बहुत कम थे, 10,000 के आसपास, ठीक है। सो इतना फर्क आया है। सो लेट अस सी इस पार्टिकुलर आर्टिकल में हम क्या करेंगे। पहले तो देखेंगे क्या कंटेक्स्ट है, मतलब ऑब्वियसली पॉजिटिव एस्पेक्ट हम डिस्कस कर ही चुके हैं, साथ में स्टार्टअप इंडिया एज अ स्कीम या मिशन हम देख सकते हैं। इस बार कितने क्वेश्चंस आए, डिजिटल इंडिया मिशन, ठीक है, क्वांटम मिशन, सागरमाला प्रोजेक्ट, ऐसे उसके बेसिक्स या कभी कहीं कहीं बहुत डेप्थ में क्वेश्चन पूछा गया है। सो द पॉइंट इज हमें क्या करना है, इधर स्टार्टअप इंडिया को एक तरह से रिवाइज करना है, और इस पार्टिकुलर आर्टिकल में जो की अचीवमेंट्स हैं जिसमें वो डेटा स्पेशली निकल के आ रहा है, उसे हम अपने मेंस इनरिचमेंट, मतलब ये जो नोट्स बनाओगे ना, तो मैं एक रिकमेंडेशन दूंगा आप लोगों को कि मेंस इनरिचमेंट के लिए एक सेपरेट नोट बना लो, ठीक है। उसमें कभी कभी वैल्यू एडिशन करवाई जाएगी, जिसमें डेटा, केस स्टडी, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी, ठीक है। सो लेट अस सी स्टार्टअप इंडिया 16 जन 2016 नोडल जो एजेंसी है DPIIT, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। कोई कमेंट सेक्शन में बताना चाहेगा कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। कोर फोकस इसके 3 फोकस थे, एक तो इनोवेशन पे फोकस रखना था अंडर स्टार्टअप इंडिया, टेक्नोलॉजी ड्राइवन जो एंटरप्रेन्योरशिप है उस पर हमें ध्यान देना था, एंड मार्केट बेस्ड सॉल्यूशंस हम निकाल पाए, कॉम्पिटिटिवनेस हमारी बनी रहे, एंड एक तरह से नीड फुलफिल कर पाए जो जनरल जो कंज्यूमर्स के होते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीजों पे फोकस किया गया, और इससे क्या ऑब्जेक्टिव्स डिराइव हो रहे थे कि हमें स्टार्टअप तो प्रमोट करना ही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना है, और बिल्ड करना है इनोवेशन लेड इकोनॉमी, ठीक है। यही था स्टार्टअप ऑफ इंडिया, इनफैक्ट है, और इसके बेसिक्स ये हमने रिवाइज कर लिया। करेंटली में हम क्या करते हैं, थीम्स को रिवाइज करके जाते हैं, और वो आपको इसके लिए नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे स्टार्टअप इंडिया हर 10 दिन पे रिपीट होने वाला है, तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं, और ये आपके बेसिक सोर्स में होगा ही। अगर आप स्कीम्स वालों कहीं पढ़ोगे ना तो स्टार्टअप इंडिया दिख ही जाएगा। अब की अचीवमेंट्स हमें यहाँ पे डेटा देखना, ये जो मेंस इनरिचमेंट पार्ट है। सबसे पहले रिकॉग्निशन एंड फॉर्मलाइजेशन, तो एक तरह से कंपैरिजन किया गया है 2016 में क्या था और 2025 आते आते क्या हुआ है। तो 2016 में रिकॉग्निशन जो स्टार्टअप्स पाना चाहते थे, जो DPIIT जो है हमारी, ठीक है, तो उसके अंदर उसके बैनर के तले जो रिकॉग्निशन चाह रही थी वो 288 ही था इन 2016, और तब 10,000 स्टार्टअप्स हुआ करते थे इंडिया में, वो बढ़ के अभी 2 लाख हो गया है 2025 में, इनफैक्ट इससे ज्यादा हो गया होगा 2026, अब तो जून आ गया है।
सो कवरेज जो है, रिकॉग्निशन का कवरेज वो 3% से 77% पे चला गया। बहुत बड़ी बात है, ठीक है। मतलब कि पहले रिकॉग्निशन जो स्टार्टअप्स को जो अप्लाई करते थे टू दिस डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वो बहुत कम था, वो 3% ही हुआ करता था टोटल स्टार्टअप्स का, जो बढ़ के 77% हो गया। सेकंड थिंग इज डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ स्टार्टअप्स। इनिशियली 2016 में क्या था कि 65% स्टार्टअप्स टीयर 1 सिटी से होते थे, ठीक है। अब जो है वो क्या हो गया कि पूरी दिशा एंड दशा बदल गई है। दैट इज पहले 65% हुआ करते थे फ्रॉम टीयर 1 सिटी से, अब वो 18% पे आ गए। तो कहां से मैक्सिमम स्टार्टअप्स आ रहे हैं इंडिया में? दैट इज टीयर 3 सिटीज, जिसका शेयर 50% हुआ करता था, 15%, नॉट टीयर 2 सिटीज। यहाँ पे क्या है, टीयर 3 सिटीज की बात हो रही है, और वो 71% के आसपास आ गया। तो देखो ये बहुत अच्छी चीज है कि जो एक इनिशिएटिव है, एक स्कीम है ना, तो वो आप मतलब कहते हैं ना, जो ट्रिकल डाउन थ्योरी होता है ना एजुकेशन का, कि मतलब नीचे तबके, ऊपर से नीचे तबके तक पहुंचाते हो, तो उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। देन फंडिंग इकोसिस्टम जो है वो ये भी बहुत ज्यादा ही डिपेंड हुआ है, मजबूत हुआ है। जैसे टोटल स्टार्टअप्स जो 10,000 हुआ करते थे, 2.5 लाख हो गया, ये तो मैंने पहले ही बोला। और फंडेड स्टार्टअप्स जो पहले 10,000 में 2,000 ही हुआ करते थे, जो फंडेड होते थे, ठीक है, अब वो 75,000 हो गए हैं आउट ऑफ 2.5 लाख। एंड द लास्ट जो पॉइंट है, इंक्लूसिव एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब कि जेंडर अगर देखो तो उनका क्या रोल है, विमेन का क्या रोल है, जेंडर स्पेसिफिक इंक्लूसिविटी है या बस मर्द लोग ही हैं इस स्टार्टअप मतलब पूरे इकोसिस्टम में? तो यस, पहले तो एज वाइज देख लेते हैं, देन जेंडर पे आएंगे। एज वाइज देखो तो 2/3 ऑफ द फाउंडर्स है ना 40 साल से कम है, 40 ईयर्स से लेस है, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग इज विमेन जो फाउंडर हैं वो 20%, जो मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड जो एनुअल ग्रोथ रेट है ना, वो विमेन का एक 20% है, विमेन फाउंडर्स का, एज कंपेयर टू मेल जो कि 14% है। तो जेंडर डाइवर्सिटी जो है वो ग्रो कर रही है, मतलब एक तरफ 20% से ग्रो कर रही है विमेन फाउंडर्स की संख्या, वहीं मेल फाउंडर्स जो है उनकी संख्या 14% के साथ ही ग्रो कर रही है। तो जेंडर इंक्लूसिविटी है, एज जो है यंगस्टर ज्यादा है, डेमोक्रेटाइज हो रहा है, फंडिंग मिल रही है, मतलब पहले 2000 ही स्टार्टअप्स को फंडिंग मिल रही थी, अब वो 75,000 पे पहुंच गई है। डेमोक्रेटाइज हो रहा है पूरा स्टार्टअप सिस्टम, टीयर 3 सिटीज तक पहुंच रहा है, पहुंचा ही नहीं, बहुत स्ट्रेंथन हो गया है, और रिकॉग्निशन चाहिए स्टार्टअप को, उसकी संख्या भी बहुत बढ़ गई। ये 4 पॉइंट्स था जिसे मुझे डिस्कस करना था, ठीक है, समझ गए। स्क्रीनशॉट लेना है तो इतना का भी ले सकते हो, या ये डेटा आप मेंस वाले में डाल लेना, सेपरेटली बना लेना ना एक, जिसमें मेंस GS3, ठीक है, और वहां पे ये डेटा आप यूज कर सकते हो। चलें आगे। अब नेक्स्ट आर्टिकल है एविएशन फ्यूल प्राइस स्टेबलाइजेशन सपोर्ट, जो है तैयार किया गया है 10,000 करोड़ का, कल ही कैबिनेट का ये डिसीजन था। अब मैं आपको इसको अच्छे से समझा दूंगा। सो सिंपली समझो कि अभी क्या हुआ है कि वेस्ट एशिया में जो इशू चल रहा है उसकी वजह से जो फ्यूल का जो प्राइस है वो लगातार बढ़ रहा है, जो मतलब कि एयर फ्यूल कह लो, मतलब एविएशन फ्यूल कह लो, उसकी प्राइस बढ़ रही है। तो उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि 2026 में एविएशन सेक्टर से 2 क्वेश्चन आया था। एक तो एविएशन जो ये इंश्योरेंस रिलेटेड है, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन रिलेटेड है, इसके अलावा देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन ब्लैक बॉक्स। तो हमें अब एविएशन सेक्टर से रिलेटेड न्यूज थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, वी कैन नॉट वैसे पूरे साल न्यूज में रहा था, मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता कि इसके बाद इस पे क्वेश्चन आएगा ही, बट वी कैन नॉट ओवरलुक, हमें थोड़ा बहुत बेसिक्स पता होनी चाहिए अगर न्यूज में वो चल रहा है। सो एविएशन सेक्टर का जो फ्यूल है ना, उसके प्राइस को स्टेबलाइज करने की कोशिश हमारी गवर्नमेंट कर रही है, और ये PIB में भी आर्टिकल था और द हिंदू में भी है। मैं बस बता देता हूँ, एविएशन टर्बाइन फ्यूल होता क्या है, जो जिसको जेट फ्यूल भी कहते हैं, वो केरोसिन, ठीक है, केरोसिन के साथ साथ बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, केरोसिन बेस्ड जितने मिक्सचर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ये होता है, ओके। और जो ऑपरेशनल कॉस्ट इनकर करती है ना एयरलाइंस, उसमें 40% जो है वो इस फ्यूल पे ही खर्च हो रहा होता है ऑन एन एवरेज। मतलब ऑपरेशनल जो कॉस्ट है ना एयरलाइंस का, वो 40% बहुत हाई है, जो कि फ्यूल पे ही पे कर रही होती है, एंड रेस्ट जो 60% है वो बाकी चीजों पे। और जब प्राइसेस इसकी बढ़ने लगती है ना, तो ये 60% तक जा सकता है, 40 to 60%। सो इतना ज्यादा इसका सिग्निफिकेंस है व्हेन इट कम्स टू एयर जो फेयर होते हैं, ओके। अभी क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने जस्ट सपोज 75 रुपए, 75 रुपीज तय कर रखा है कि इसी पे एयर जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल है वो बिकेगा, और प्राइस आई थिंक 132 या 142 के आसपास चला गया है, ठीक है, यूनिट जो भी हो। तो जो कंपनीज है ना वो बहुत ही ज्यादा लॉस इनकर कर रही है, ओके, क्योंकि प्राइस तो फिक्स कर दी गई है एंड बेचा जा रहा है इसको ज्यादा करके, सॉरी बेचा जा रहा है कम करके, बट ओरिजिनली आप खरीद रहे हो कितना महंगा। तो एयर प्राइस स्टेबलाइज रहे तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 10,000 करोड़ का ATF प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड बना दिया। अब मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ, ठीक है, हाँ 1 मिनट दे दो, मैं थोड़ा पानी पी लूं। सो द पॉइंट इज, जस्ट गिव मी अ मिनट, जो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड जो 10,000 करोड़ का है वो कैसे वर्क करेगा, बस ध्यान से सुनना। अब देखो, गवर्नमेंट ने तय कर दिया कि प्रॉब्लम मतलब दैट इज प्राइस शुड बी 60 रुपीज,
यूनिट जो भी हो, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन एक्चुअल प्राइस जो खरीदारी हो रही है, क्योंकि हमें इंपोर्ट ही करना पड़ता है, 142 रुपीज है, 60 से 142। अब कंपनीज को 60 रुपये नहीं पे कर रही है, 142 142 रुपीज पे कर रही है टू बाई 1 यूनिट ऑफ जो एविएशन फ्यूल है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। अब इस वजह से क्या होता है ना, कंपनी जो है ना बहुत ज्यादा लॉसेस इनकर करती है। अब प्रॉब्लम को देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया, एडवांस इंटरेस्ट फ्री एडवांस ऑयल ये एडवांसेस ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को देने लगी, इंटरेस्ट फ्री एडवांसेस टू ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। अब इसमें क्या है कि अभी क्या है ना कि 10,000 करोड़ 10,000 करोड़ जो है ना, आपको क्या करना है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज क्या करेगी कि वो यूज करते हुए, ठीक है, 10,000 करोड़ जो है इंटरेस्ट फ्री है, वो उसको यूज करते हुए मॉडरेटेड प्राइस पे एटीएफ सेल करेगी, ठीक है, टू ऑयल मार्केटिंग कंपनी, सॉरी टू एयरलाइन कंपनी जो है। और ओएमसी आपको पता होगा, बीपीसीएल, ऑयल इंडिया कंपनी, ये सब है ऑयल, ठीक है। सो अब देखो फिर से समझाता हूँ प्रॉब्लम क्या है, प्राइसेस गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया, इससे ज्यादा बढ़ने नहीं देना। ओएमसी क्या करेगी, प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस 10,000 करोड़ को लेते हुए इंटरेस्ट फ्री, ठीक है, और सस्ते दरों पे बेचेगी अभी टू दी ऑयल टू दी एयरलाइंस। अब एयरलाइंस का क्या है ना कि एयरलाइंस को तो ठीक है सस्ते दरों पे मिल गया, बट ओएमसी को तो अभी लॉस झेलना पड़ेगा। अब ये लॉस झेलने के लिए 10,000 करोड़ का ये फंड बनाया गया है कि सो दैट अगर 60 रुपए में बेच रही है ना, तो बाकी का पैसा जो है ना गवर्नमेंट ऐसे दे रही है टू दी ओएमसी। अब देखो थर्ड थिंग, यहाँ पे एक ट्विस्ट है। अब क्या होगा, एक पॉइंट आएगा कि चीजें स्टेबलाइज हो जाएगी इंटरनेशनल मार्केट में, और उसके तुरंत बाद प्राइसेस में चेंजेस नहीं करेगी गवर्नमेंट, ठीक है। जो ऑयल प्राइसेस है, सपोज ये एटीएफ प्राइसेस है 75 रुपीज, 75 रुपीज, तो क्या होगा कि, और वो खरीद रही है मात्र 60 में, अभी 142 मैंने दिखाया, तो 60 में खरीद रही है या इससे भी कम में खरीद रही है। तो अब क्या होगा कि कुछ दिनों तक ये प्राइस मेंटेन किया जाएगा, और जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है अभी जो उन्होंने ये पैसे उठाए थे या लॉस में झेल रहे थे, ये पैसे अब जो है इनकर कर सकते हैं, वो अचीव कर सकते हैं जो उन्होंने लॉस झेला है, एंड देन वो गवर्नमेंट को वापस करेंगे और सीएफआई में ये पैसे जाएगा। एक बार मैं फिर से समझा देता हूं जल्दी से। देखो गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइसेस फिक्स कर देती है, ओएमसी क्या करती है, बेचती है एयरलाइंस को 60 रुपीज पर यूनिट, ठीक है। अब क्या है, ओएमसी जो खरीदती है तो उसको 140 रुपए पड़ते हैं, तो 80 रुपए जो है ना वो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड से आएगा अभी के लिए, और एयरलाइंस को वो 60 रुपीज का ही बेचा जाएगा, ठीक है। ओएमसी बीच में है। अब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज क्या करेंगी, अभी वो पैसे ले लेंगी, इंटरेस्ट फ्री होगा, लेकिन बाद में क्या होगा, जब प्राइसेस स्टेबलाइज हो जाएंगी या कम हो जाएंगी, कम ही होंगी, अभी जैसे 72 हो गया है तो 75 मान लो, तो ये घट के कहाँ आ जाएगा, 50-60 रुपए में। तो ये जो प्रॉफिट कमा रही है ना ओएमसी, जो उन्होंने लिया था, वो जो 10,000 करोड़ में से वो वापस गवर्नमेंट को कर देगी। तो कुछ भी फ्री का नहीं है, वो पैसे वापस करना पड़ेगा, इस तरीके से ऐसे वर्क करता है ये। बस हो गया, इससे फ्यूल प्राइसेस भी स्टेबलाइज है, इन्फ्लेशन भी का मार कम पड़ेगा जनता पे, और सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट अपनी इमेज बचा पाएगी। समझ गए? चलिए हम नेक्स्ट आर्टिकल पे, सिंपल सा आर्टिकल है, 2 पीवाईक्यू देख लो। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का कौन सा कंपोनेंट है इंडिया में, इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट आया है, और इंपोर्ट कवर क्या होता है, इस पे क्वेश्चन आया। सो द थिंग इज कि अभी न्यूज में चल रहा था कि आरबीआई ने ना 12 बिलियन यूएस डॉलर, 12 बिलियन यूएस डॉलर का गोल्ड जो एसेट था उसके पास, उसे बेच दिया इन ऑर्डर टू, जो रुपी का वैल्यू डिप्रिशिएट कर रहा है उसे रोकने के लिए। फिर आरबीआई ने इस पे क्लैरिफिकेशन दिया कि दिस इज अ लाई, मतलब कि एनपीआईबी ने भी इसे डिबंक किया, ठीक है, फैक्ट चेक उसका हो गया, ऐसा कुछ आरबीआई ने नहीं किया है। तो इस वजह से फॉरेक्स जो है न्यूज में आ गया। हम देख लेते हैं कि क्या है फॉरेक्स रिजर्व्स। क्या होता है कि आपका जो एक्सटर्नल पेमेंट ऑब्लिगेशन है उसको मीट करने के लिए, आपके डोमेस्टिक करेंसी को स्टेबलाइज करने के लिए, और एक बफर हो कि इकोनॉमिक क्राइसिस को आप झेल पाओ, तो उसके लिए जो है फॉरेक्स, फॉरेन जो कह सकते हैं एक्सचेंज रिजर्व्स, वो रखी जाती है सेंट्रल बैंक के पास। इंडिया में क्या है, आरबीआई। एक्सटर्नल पेमेंट ऑब्लिगेशन का क्या मतलब है, जैसे भारत जो है लोन उठाती है वर्ल्ड बैंक से, या किसी मतलब सॉफ्ट लोन लेती है जापान वपान से, तो वो आपको पे करना पड़ेगा, वो आपको फॉरेन रुपी में वो पैसे नहीं लेंगे, बहुत कम चांसेस हैं। तो इन ऑब्लिगेशंस को आप कैसे मीट करोगे, तो इसके लिए फॉरेक्स जो है फॉरेन जो रिजर्व है वो रखी जाती है सेंट्रल बैंक के पास। अब बस मुझे बताना इसके 4 कंपोनेंट्स है। पहला फॉरेन करेंसी एसेट्स, इसमें क्या होता है, इंटरनेशनल जो इंपॉर्टेंट हार्ड मनी होता है, इंपॉर्टेंट जो जैसे यूएस डॉलर, यूरो, पाउंड, येन, ये सबको इंक्लूड किया जाता है, प्लस फॉरेन गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को, इसको बोलते हैं फॉरेन करेंसी एसेट्स, और इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है 85 to 90%, बहुत हाई होता है, हाईएस्ट होता है। सेकंड है गोल्ड रिजर्व्स, जिस पे चर्चा हो रही थी। अब गोल्ड रिजर्व्स 8 to 10% होता है, ये डिफरेंशिएट हो सकता है, कभी 5 भी हो सकता है, कभी 15 पे भी जा सकता है, ठीक है। अभी करंट होल्डिंग्स 880.52 टन इंडिया के पास है। देन वी हैव 2 मोर थिंग, आईएमएफ से रिलेटेड है। पहला स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, ठीक है, जो कि एक तरह से रिजर्व एसेट है, आप मतलब आईएमएफ के पास होता है। एंड दूसरा है रिजर्व ट्रेंच पोजीशन। इन दोनों पे पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछा गया है, इन दोनों कीवर्ड्स पे प्रीलिम्स में। ये होता है रिजर्व ट्रेंच पोजीशन। आप क्या करते हो इसमें, जब आप मेंबरशिप लेते हो ना आईएमएफ के पास, तो कुछ अमाउंट जो है पे करते हो, तो उसका एक सर्टेन परसेंटेज ना आप इमरजेंसी में यूज कर सकते हो, तो इसे रिजर्व ट्रेंच पोजीशन कहता है। और एसडीआर जो है ना, डिफरेंट 5 करेंसीज के बेसिस पे एक पार्टिकुलर कंपनी को बहुत तरीके से उसे डिफाइन किया जाता है, मतलब तय किया जाता है, जिसमें इकोनॉमी की साइज है, ओपननेस, बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होती है। अभी हम किसी दिन और अच्छे से इसे डिस्कस करेंगे। अभी हमें क्या देखना है, कंपोनेंट्स, उसके परसेंटेज देखने हैं। तो एसडीआर तो 1 to 3% होता है, और आरटीपी वो 2% से कम ही होता है। सो यही है फॉरेक्स हमारा।
जो अभी आई थिंक 680 टू 720 के बीच में लाइक कर रहा है एंड बहुत इसके ऊपर प्रेशर है। फाइन। नेक्स्ट आर्टिकल इज अ मेंस एंगेजमेंट आर्टिकल, यू कैन यूज इट एज अ केस स्टडी। आपको पता है GS2 में एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट थीम है और आप क्या कर सकते हो, इसको वैल्यू ऐड कर सकते हो इस पार्टिकुलर एग्जाम्पल को। एक मॉडल है, मॉडल क्या है उसको बताने से पहले आपको मैं बता दूं कि एजुकेट करने का एक ट्रेडिशनल तरीका होता है। बच्चे क्लासरूम में जाते हैं, टीचर आते हैं, उनको बोर्ड वगैरह पे पढ़ाते हैं, होमवर्क देते हैं, चले जाते हैं, फिर नेक्स्ट डे बच्चा होमवर्क करके आता है, बच्चे से उम्मीद एक्सपेक्ट किया जाता है जो पढ़ाया गया है उसे रिवाइज करे और याद रखे। ये ट्रेडिशनल तरीका होता है, बट ये तरीका बहुत पुराना हो गया है और ये तरीका ज्यादा फोकस करता है रोट लर्निंग पे। सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या कहता है कि हमें अब ना जो है फील करने वाला एजुकेशन, जिससे हम 21st सेंचुरी के नीड्स को फुलफिल कर पाए, समझ पाए, ना कि बस रट्टा मार ले, ठीक है, एग्जाम पास करने के लिए। तो उस चीज से उठने के लिए बहुत सारे मॉडल्स जो है, इनोवेटिव मॉडल्स आ रहे हैं। उसमें से एक है मॉन्टेसरी मॉडल या मोन्टेसरी मॉडल इसको कह लो। इसमें क्या है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो आंगनवाड़ी लेवल पे बच्चे हैं या प्री प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं, उनको आप फोकस कर रहे हो लर्निंग बाय डूइंग रादर लर्निंग बाय लिसनिंग। जैसे टीचर ट्रेडिशनल तरीके में क्या पढ़ाते हैं, बोल के जाते हैं, और डूइंग का मतलब क्या होता है, जैसे बच्चों को कहा जाता है ना कि वो आपके बोलने से कम सीखते हैं, आप जो उसको बोल के सिखा रहे हो, रैदर आप जो कर रहे हो ना उसको ऑब्जर्व करके बच्चा ज्यादा सीखता है। मैंने भी इस चीज को फील किया। सो द पॉइंट इज मोन्टेसरी मॉडल में क्या है कि क्या होगा कि टच लर्निंग बाय डूइंग, जैसे कि टच करके, टच कैसे, जैसे बीड्स होता है, ओके, देन वी हैव ब्लॉक्स होता है, मैथमेटिक्स में आप यूज करते हो, प्ले स्कूल्स वगैरह में आपने भी देखा होगा। देन वी हैव एक्सपेरिमेंट्स करके, इन सारी तरीकों से आप बच्चे को चीजें सिखा रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंग्लिश अल्फाबेट है, तो आपने इसके लिए एक मतलब कि खिलौने होते हैं टॉयज टाइप का, कुछ दे दिया बच्चों को, तो ए कैसा दिखता है उसे वो टच करके फील कर रहे हैं। एक होता है बस ए बोर्ड पे लिख देना और दिखा के हाँ ये इस तरह से ए होता है। तो अब ये जो टच करके वो देखेगा ना, खेलेगा ना, तो उसको याद रहेगा, ईजी रहेगा और इंटरेस्टिंग भी रहेगा, मजेदार। तो यही है ये मॉडल। इसे पंजाब गवर्नमेंट होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट कर रही है विद द सपोर्ट ऑफ विवेक सिंह मोन्टेसरी इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो वी कैन यूज इट एज एन एग्जाम्पल इन GS2 एज वेल एज एसए में जो इनोवेटिव एजुकेशन पे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, तो वहां पे एज एन एग्जाम्पल हम इसे यूज कर सकते हैं। सो जैसे नोट्स मैंने बताया था ऐसे बनाओ ही, जहां जहां स्क्रीनशॉट, जहां जहां पेन से लिखना है वो तो करो ही। मेंस के लिए सेपरेट बना लो, GS1, 2, 3 एंड 4, और अपने ऑप्शनल अगर ह्यूमैनिटीज वाले हैं तो वहां भी यूज कर सकते हो, बना सकते हो सेपरेटली। और GS1 में मतलब एक डायरी रख लो, और ये मैं कहूंगा कि हैंड रिटन और बेटर होगा, और हेल्थ लिख लो, एजुकेशन लिख लो, वहां पे आप ऐसे एग्जाम्पल्स और स्पेस दे दो। एक एग्जाम्पल ये वाला मॉडल आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सो और ये तो आप बरकरार रखो ही जैसे इन भाई ने बनाया है, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं हम कल, कोशिश करूंगा कल और अर्ली में आ सकूं और आपसे बात कर सकूं। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।